Hello, beta. Welcome to Dakshinai Classroom. Welcome back again to the fifth lecture of this chapter. इस चैप्टर के बेटा पांचवें लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? देखो, हम लोग एक सही तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक डेडिकेटेड तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ पोर्शंस को फिनिश ऑफ करने वाले हैं इस चैप्टर के, और उन पोर्शंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू को आगे लेके जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ना बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल टिश्यू जो अपने आप में टिश्यू है, जो बॉडी में लाइनिंग का काम करता है, इसके अलावा भी एपिथेलियल टिश्यू जो है ना बेटा, वो और भी काम कर सकता है। आज की क्लासिफिकेशन से हम जानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के काम क्या क्या हो सकते हैं, पहली चीज, और किस किस काम को करने के लिए वो कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे जरा फोकस करो कि हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं। बात क्या शुरू हो रही है बेटा? बात हो रही है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और फंक्शन के हिसाब से हम क्लासिफाई जब करते हैं ना बेटा एपिथेलियल टिश्यू को, तो हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास दो तरीके का मिल सकता है, यानी दो तरीके के मेजर फंक्शंस कर सकता है। पहला फंक्शन होता है लाइनिंग का। लाइनिंग यानी अगर हम सिंपल लाइनिंग को समझाने की कोशिश करें तो लाइनिंग को हम कह सकते हैं कवरिंग ऑफ अदर टिश्यूज। जैसे शुरुआत में बताया था ना, बाकी टिश्यूज के ऊपर की जो अपर मोस्ट कवरिंग होगी वो। क्लियर हुआ बात? कोई डाउट? दूसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं बेटा ग्लैंड्यूलर। क्या नाम देते हैं? ग्लैंड्यूलर। और ग्लैंड्यूलर का मतलब क्या होता है बेटा? फोकस बड़े ध्यान से सुनिएगा। ग्लैंड्यूलर का मतलब है वर्क लाइक ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का काम क्या होता है? परफॉर्म सिक्रीशन। क्या करना? सिक्रीशन करना। सिक्रीशन परफॉर्म करना, ये ग्लैंडुलर है। बात क्लियर हो गई? ग्लैंडुलर का फंक्शन ना, तो लाइनिंग क्लियर है बेटा, ग्लैंडुलर क्लियर है, इसमें अपने को कोई टेंशन नहीं। अब क्या है कि आपको ना इस वाले सेगमेंट को अलग पढ़ना है, इस वाले सेगमेंट को अलग पढ़ना है। लाइनिंग अलग और ग्लैंडुलर अलग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइनिंग। लाइनिंग में हम करते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। समझाता हूं। लाइनिंग समझते हो कि कवरिंग। अब मेरे हाथ को देखना बेटा, इसको मान लो कि ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर, मल्टीपल लेयर्स बना रहा हूं। तो अब एपिथेलियल टिश्यू क्या है? किसी किसी जगह में एज अ सिंगल लेयर रहता है, और किसी किसी जगह में एज अ मल्टीपल लेयर के रूप में रहता है। कैसे? एज अ मल्टीपल लेयर। बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। समटाइम्स एज अ सिंगल लेयर, समटाइम्स एज अ मल्टीपल लेयर। बोलो, बात क्लियर हुई? इजी था ना? सो हम इस लाइनिंग को सिंगल या मल्टीपल लेयर के हिसाब से क्लासिफाई करने के चक्कर में हम इसको कहते हैं दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा जो है वहां पे जहां पे मल्टीपल लेयर्स होती हैं उसको हम टर्म करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अंदर क्या होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड के अंदर मल्टीपल लेयर्स। इतना आप समझ पाए? क्लियर है बेटा? अब हम सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर है सेल की, राइट? अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। सेल तो आपने तीन तरीके के पढ़े थे, एक क्यूबॉइडल, एक कॉलमनर, एक स्क्वामस। ये तीन तरीके के सेल पढ़े ना? तो सिंपल एपिथेलियम में कौन से टाइप के सेल की सिंगल लेयर है, ये समझना जरूरी है। इसको मतलब अगर हम सिंपल को बांटना शुरू करें तो वो हो सकता है सिंपल स्क्वामस, दूसरा हो सकता है सिंपल क्यूबॉइडल, और तीसरा हो सकता है सिंपल कॉलमनर। यानी अगर कॉलमनर सेल्स की सिंगल लेयर हो तो सिंपल कॉलमनर, क्यूबॉइडल सेल्स की सिंपल लेयर हो तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स। तो बोलो सिंपल एपिथेलियम आपको अभी यहां तक तो क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं बेटा?
यहां तक अपनी कहानी के हो गई डन फिनिश। सिंपल के बाद जरा ना कंपाउंड पे आओ। कंपाउंड क्या कहता है आपको? कंपाउंड कहता है कि मल्टीपल लेयर्स है। और यहां पे हम कंपाउंड की आगे दो और टाइप्स बनाते हैं। एक टाइप को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और दूसरे को कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फोकस कीजिएगा इन दोनों बातों पे। एक को कहा स्ट्रेटिफाइड और एक को कहा ट्रांजिशनल, राइट। ये जो स्ट्रेटिफाइड होता है इसमें वर्ड स्ट्रेटा आता है ना, स्ट्रेटिफाइड में का असली वर्ड क्या है? स्ट्रेटा। थोड़ी देर पहले सूडो स्ट्रेटिफाइड आपको थोड़ी देर पहले नहीं मतलब पिछले वाले लेक्चर में सूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो सूडो नकली, स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर्स। तो यहां पर भी वर्ड दिया है स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड अगर वर्ड होगा तो बेटा उसका जायज सा मतलब क्या होगा? मल्टीपल लेयर्स ना। यहाँ पे असली बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। दैट मीन्स स्ट्रेटिफाइड इज मल्टीपल लेयर्स। ठीक है बेटा। अब इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के मल्टीपल लेयर्स किसके हो सकते हैं? क्या स्क्वामस के मल्टीपल लेयर हो सकते हैं? क्या क्यूबॉइडल के? क्या कॉलमनर के? ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ओके, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। यहां तक अपने को डन होगा कि अगर स्क्वामस के मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ऐसे ऐसे इनके रिस्पेक्टिव नाम दे दिए जाते हैं। डन। यह ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक स्पेसिफिक लेयर है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि इसमें कोई आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें एक ही चीज है, समझाते हैं। वर्ड क्या है बेटा? ट्रांजिशन। अगर मैं कहता हूं देयर इज अ ट्रांजिशन इन द माइंडसेट ऑफ पीपल। ट्रांजिशन का मतलब चेंज, बदलाव। क्या होता है ना बेटा कि आप समझो कि बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या आता है? यूरिन आता है और ना यूरिन आके फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ब्लैडर में जब यूरिन आके फिल हुआ तो ब्लैडर क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। इतना बात हम लोग मक्खन की तरह समझते हैं कि ब्लैडर में यूरिन आया और ब्लैडर ने एक्सपैंड करना शुरू किया, राइट। तो आप सोचो आपकी बॉडी में कोई एरिया एक्सपैंड करेगा तो फट सकता है ना बाबा। आप समझो इस बात को। इफ वाटर भरे जा रहा है वो एक्सपैंड करे जा रहा है, भरते जा रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, भरते जा रहा है एक्सपैंड कर रहा है। आपने प्रेशर को डेवलप होते हुए देखा है कि जैसे अभी खाली बैठे कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे यूरिन का प्रेशर आ जाएगा। मत जाओ यूरिनेट करने, मत जाओ, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैडर धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रहा है और यूरिन भरने से। समझ रहे हो मेरी बात? तो ब्लैडर एक्सपैंड कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम अपने बॉडी में इस यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं ना, उसके सेल्स पहले ऐसे सिकुड़ के बैठे होते हैं, सिकुड़ यानी नॉर्मल बैठे होते हैं। जब एक्सपैंड करता है तो सेल्स चौड़े होने लगते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, द सेल्स हेयर जो यहां में मिलते हैं कैन चेंज यानी ऑल्टर देयर शेप ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के दौरान वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत नहीं, काफी कंसिडरेबल अमाउंट। ठीक है। कि अगर सेल्स बिकम फ्लैट, नॉर्मल सेल एकदम फ्लैट हो गया, खींच के एकदम फ्लैट हो गया ड्यूरिंग एक्सपेंशन। बात यहां तक क्लियर हुई? ओके। इसीलिए बेटा इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिया जाता है। therefore the name transitional epithelium. Done? Clear? Okay. अगर इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगी कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लोकेशन की बात, यूरिनरी ब्लैडर, ये तो बता दिया आपको, यूरिनरी ब्लैडर, इसके साथ साथ यूरेथ्रा, इसके साथ साथ यूरेटर्स, इसके साथ साथ रीनल पेल्विस, इसके साथ साथ रीनल कैलिसीज। आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारे के सारे चीजें आर एसोसिएटेड विद द यूरिनरी सिस्टम। इसलिए बिकॉज हाईली एसोसिएटेड
विद यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम के साथ हाईली एसोसिएटेड होता है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एक और नाम होता है यूरोथीलियम। क्या नाम दिया गया इसका? यूरोथीलियम। यहाँ पे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट पे मैं आपका फोकस लेके आना चाहता था वो पॉइंट आपका अच्छे से हो गया है, क्लियर हो गया ना। हम इतने वाले पोर्शन को कर चुके हैं। तो अगर आप क्लासिफिकेशन एक साथ देखो तो आपको यहाँ से डेवलप होती हुई क्लासिफिकेशन दिखाई दे रही। आपने लाइनिंग को ऑब्जर्व किया, कवर करता है सिंगल लेयर, मल्टीपल लेयर्स। मल्टीपल लेयर्स अगर स्ट्रेचिंग का काम है तो ट्रांजिशनल नाम दे दिया, अगर बाकी कोई और काम है जो हम डिस्कस करेंगे वो ये स्ट्रेटिफाइड में आ गया। सिंगल लेयर यहाँ पर, ठीक बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एरिया को ना, इतने जो एरिया लिखा है ना, इसको अगर मैं समराइज करूँ तो समराइज करने में इस तरीके से आपको दिखेगा। एपिथेलियम को लाइनिंग और ग्लैंडुलर यहाँ पे फोकस करते रहिएगा। लाइनिंग के अंदर आपने सिंपल डाला और आपने कंपाउंड डाला। सिंपल के अंदर सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। स्क्वामस वाला एज अ एंडोथेलियम मिल सकता है आपको। जो स्क्वामस वाला है, देखते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। स्क्वामस वाला एज अ एंडोथेलियम मिल सकता है। सिलोमिक कैविटीज में मिल सकता है तो वहाँ पे मेसोथेलियम कहलाएगा। एल्वियोलाई के अंदर मिल सकता है और बाकी लोकेशन जो मैंने आपको बताई है। क्यूबॉइडल में जो सिलिएटेड होता है पीसीटी डीसीटी यानी नेफ्रॉन में मिलता है। जो ब्रश बॉर्डर्ड होता है वो भी नेफ्रॉन में मिलता है। नेफ्रॉन में पीसीटी डीसीटी में। पिगमेंटेड कोरॉइड में मिलता है। जर्मिनल आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ओवरीज के अंदर मिल सकते हैं, उसके फॉलिकुलर सेल्स सब पढ़ा दिया मैंने। कॉलमनर ग्लैंडुलर को देखो तो गॉबलेट सेल्स, सिलिएटेड फेलोपियन ट्यूब, गले में फेरिंग्स, ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, इन सब एरिया में सिलिएटेड कॉलमनर। ब्रश बॉर्डर इंटेस्टाइन्स स्टमक में मिलता है। सूडोस्ट्रेटिफाइड ट्रेकिया में मिलता है और लार्ज ब्रोंकाई में मिलता है। ये बॉडी के वो लोकेशंस है बेटा जिनको याद करना पड़ेगा। सेंसरी में टेस्ट बड्स ने बता दिया, नाक में श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन और ऐसी ऑर्गन ऑफ कॉटाई। पॉइंट इज, यू नो व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने एक पेज पे लिखा और अगर मुझे इस पूरी कहानी को, इस पूरी की पूरी कहानी को अगर जितना मैंने पढ़ा दिया, इस पूरी की पूरी कहानी को बेटा एक पेज पे लाना है ना, तो मैंने यहाँ पे लिया है, जहाँ पे मैंने नीचे जंक्शंस को भी कंप्लीट कर डाला। टैग लिख के टाइट एडहेरिंग गैप, यहाँ पे ऑक्लूडिंग नाम लिखा क्योंकि जोन ऑक्लूडेंटिस, और एडहेरिंग का तो नाम एडहेरेंस होता ही है, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन में काम करते हैं। देखो एक पेज पे आपका सारा काम हो गया। यही सीखना है बेटा आपको। ये सीखना है कि आपकी जो स्टडीज होती हैं उसको आप समराइज किस तरीके से करेंगे। ये बेहद ज़रूरी होता है कि आप जो पढ़ते हैं अगर उसको आप इस तरीके से एक फॉर्म में लिख पाए तो आप ना बेटा बहुत ही कामयाब रहेंगे, मतलब कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। बोलो जो मैं बात समझाना चाहता था आपको समझ आ चुकी है ना बेटा? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। कंपाउंड में हम ऑब्जर्व करने में तो स्ट्रेचेबल होता है। एक और चीज़, कंपाउंड में जब ट्रांजिशनल आता है तो ट्रांजिशनल स्ट्रेचेबल है और ट्रांजिशनल में कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस, कैलिक्स, रीनल पेल्विस यहाँ मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूरोथीलियम। अब हमें ये स्ट्रेटिफाइड वाला पोर्शन पढ़ना है। जरा समझो, आप स्ट्रेटिफाइड वाले पोर्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेटिफाइड वाले पोर्शन को अच्छे से समझें, इसको अच्छे से पढ़ाई करें, तो बेटा फोकस कीजिएगा। क्या है यहाँ पर? आपको बॉडी में जब सिंपल देखा तो सिंगल लेयर मिला, जब कंपाउंड देखा तो मल्टीपल लेयर मिला, तो व्हाई डू वी नीड मल्टीपल लेयर्स? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो इसके आंसर में ना आप एक सिंपल लॉजिक लगाओ कि सर आप अगर किसी एरिया को या किसी चीज को प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो मोटा सा प्रोटेक्शन देते हो। कैसे? अगर जैसे बेटा आपके पास आपकी एनसीईआरटी है, आपको पता है कि हमें 2 साल इसको इस्तेमाल करना है, तो बहुत बार खोलना बंद करना और इधर 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 ये सब होगा। तो व्हाई डोंट वी डू दिस थिंग? अब अपनी इस बुक के ऊपर ना एक मोटा सा परत वाला काफी मोटी सी सेलोफेन शीट लगाते हैं, एक मोटा सा इसके ऊपर कवर लगाते हैं। तो कवर लगाने से क्या होगा? आपकी बुक खराब नहीं होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हो मेरी बात? आपकी बुक बेटा खराब नहीं होगी। इसी तरीके से अगर ऑर्गन्स जो शरीर में होते हैं उनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी तो देना बेटा जरूरी है ना। तो अगर आपकी बॉडी में ऑर्गन्स या पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उनको अगर आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग देनी है तो आप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का इस्तेमाल करेंगे, एक काफी मोटे से लेयर का इस्तेमाल करेंगे। और स्क्वामस का काम अलग, क्यूबॉइडल का काम अलग, कॉलमनर का काम अलग। क्या आपको बात समझ आ गई है? तो अगर मैं स्ट्रेटिफाइड के अंदर लिखूं हैज द डोमिनेंट
function of protection of underlying organs। अंडरलाइंग ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए जो डोमिनेंट फंक्शन है उसका मेन काम अंडरलाइंग ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन है, तो ये हम स्टेटमेंट 100% सही कह सकते हैं। इट्स टोटली फाइन, टोटली अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर। ठीक बेटा, अब यहाँ पे आपके लिए जो डिटेल में जाके पढ़ना वाला जरूरी है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है। आओ देखो, हम यहाँ पे आके पहली कैटेगरी लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। इसका ना बेटा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस अगर मैं बना रहा हूं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस को इस तरीके से समझिएगा। लेट मी मेक इट। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ समझ लो मैंने एक टिश्यू का सेक्शन लिया, ठीक। एक टिश्यू को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब जब मैं बेटा टिश्यू को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो अब आप देखते रहिए। लेट मी क्रिएट इट। आप समझ लो कि मैंने बॉडी से एक टिश्यू का पार्ट लिया और उसको कट कर लिया। हो जाओ मेरे भाई, इरेज हो जाओ। तो बड़ा स्लो इरेज हो रहा है यार। चलो हाथ से बना लेना बेहतर होता। चलो मैंने ये बना लिया। अगर बेटा मैं यहाँ पे सेल्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो नाम इसका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। दैट मीन्स आई शुड बी हैविंग मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स, इजंट इट? तो यहाँ पे इस टिश्यू के सरफेस पे देखूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से जो मैं ऑरेंज से बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे स्क्वामस सेल्स बनते हुए मिल जाएंगे। आई कैन फाइंड स्क्वामस सेल्स एट दिस एरिया, एट दिस सरफेस। यहाँ पे चलो हम स्क्वामस सेल्स बना देते हैं। और सिर्फ टॉप सरफेस पे नहीं, हर सरफेस पे आपको बगल बगल में यहाँ पे स्क्वामस सेल्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अगर बेटा ये बात मैं आपको अच्छे से समझा दूं, आपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कॉलमनर क्यूबॉइडल बोला तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें कौन से सेल्स होने चाहिए, स्क्वामस सेल्स होने चाहिए ना। थोड़ा सा फर्क होता है, समझा दो। जो लोअर मोस्ट एरिया होता है ना, लोअर मोस्ट एरिया, यहाँ पे हमेशा क्यूबॉइडल सेल्स मिलते, सॉरी कॉलमनर सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लोअर मोस्ट एरिया में कॉलमनर सेल्स मिलते हैं एज दी मोस्ट बेसिक पार्ट। यहाँ पे आपके पास ये कॉलमनर सेल्स मिलते हैं, ये हम मान सकते हैं। तो कॉलमनर सेल्स के ऊपर जो लेयर्स बाकी आपको यहाँ से यहाँ तक की लेयर्स मिलेंगी, यहाँ पे सब कुछ आपको क्या मिलेगा? स्क्वामस मिलेगा। और ये से ये अपने को क्या मिलेगा? कॉलमनर। ये बात आपको क्लियर हो गई? इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसका मतलब अगर मैं किसी का भी नाम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस बोलूं, क्यूबॉइडल बोलूं, तो उनका नाम बेसिकली वो अपर जो लेयर होती है उसके हिसाब से होता है कि ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, इस हिसाब से हमने उसका नाम दे दिया। क्या आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो? इसमें तो कोई खास टेंशन वाली बात नहीं थी ना, मस्त हो गया। तो ये वाली बात हमें अच्छे से क्लियर हुई। तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की ना बेटा आगे कैटेगराइजेशन करी जाती है दो पार्ट्स में। एक केराटिनाइज्ड, इसको पूरा नाम लिखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, keratinized epithelium, stratified squamous, keratinized epithelium, and stratified squamous, non-keratinized epithelium। ठीक, अब क्या है इस बात को समझने के लिए आप देखो केराटिन। केराटिन क्या है पुत्र? केराटिन इज अ प्रोटीन। और ये कहाँ मिलता है हमें? हेयर के अंदर मिलता है, नेल्स में मिलता है, हूव्स में मिलता है, जो जानवरों के पैरों में नहीं होते, गाय भैंस के हूव्स में, और हमें हॉर्न्स में मिलता है। इन सब एरिया में मिलता है।
अच्छा मुझे बताओ, जब आप अपने नेल्स काटते हो, जब अपने बाल काटते हो तो दर्द होता है? नहीं ना? क्यों? जब बाल जो थे बेटा, ये भी तो एक जिंदा, आपके शरीर में बाल बढ़ते हैं, नेल बढ़ते हैं, दैट मीन्स अंडरलाइंग आपके पास जिंदा सेल्स है। और जो केराटिन बालों में और नेल्स में मिलता है, तो अब मैं जब जिंदा सेल को काटूंगा तो पेन होना चाहिए ना, बट बालों को और हेयर को काटने में पेन नहीं होता। इसका मतलब समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली क्या है कि अगर किसी सेल में केराटिन आ गया तो वो सेल डेड है। यानी अगर आप अपने नेल को लेते हो और माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो समझोगे वहां पे सेल्स हैं, लेकिन वो डेड सेल्स हैं। यानी ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के अंदर यहाँ पे हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं, सेल्स हैव केराटिन इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या है? केराटिन है। और केराटिन आने की वजह से कुछ क्वालिटीज आती हैं। क्वालिटीज के नाम पे सबसे पहली क्वालिटी, सेल इज डेड, मरा हुआ होता है। दूसरा, सेल इज वाटर प्रूफ, सेल वाटर प्रूफ हो जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई? सेल एक तो मरा हुआ होगा और दूसरी बात सेल वाटर प्रूफ होगा। तीसरी बात, दिस लेयर इज फाउंड इन upper layer of skin called epidermis। जो स्किन में ऊपर लेयर मिल रही है, यहाँ पे इधर मिलता है एपिडर्मिस। इतना क्लियर हो गया? चौथी लेयर, नेम इसका एक और होता है, नेम स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और हॉर्नी लेयर, ऐसा नाम क्यों दिया गया? हॉर्नी यानी बेसिकली हॉर्न के अंदर जैसी सी लेयर मिलती है, डेड लेयर जो होती है। आपको ये बात क्लियर हो गई? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये भी बेटा ये होता है। इसकी भी लोकेशंस याद करना बहुत जरूरी है। ओरल कैविटी, वेजाइना, एनस, यहाँ पे ये बहुत ही कॉमनली मिलता है। क्लियर है बेटा? अब आप यहाँ से आइडिया लगा चुके हैं कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ना और समझना हमारे लिए ज़रूरी था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस था। लोकेशंस बेटा मैंने आपको बता दी। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड, एंड यहाँ पे अगर देखें हम वापस आके तो केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड वाटरप्रूफ होती है, स्किन में एपिडर्मिस एरिया में मिलती है, और यहाँ पे इसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। हॉर्नी लेयर, हॉर्न लाइक यानी सिंग जैसा केराटिन का जो बना हुआ है। इतना हम समझ पा रहे हैं बेटा बात? दूसरा, आपके अगर आप नॉन केराटिनाइज देखें तो इनर चीक्स ओरल कैविटी में मिलेंगी, वेजाइना, एनल ओपनिंग, सर्विक्स यहाँ मिलती है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, उस तरीके से स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होती है। इनके बारे में ना पढ़ना जरूरी है, टाइम पे कोई क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक अभी तक आप क्या कर चुके हो? आप लाइनिंग वाला पोर्शन सारा का सारा फिनिश ऑफ कर चुके हो। अब हम क्या शुरू करेंगे? हम एपिथेलियल टिश्यू का जो ग्लैंडुलर वाला पार्ट है ना बच्चा, उस वाले पार्ट को फिनिश ऑफ करेंगे। तो आओ करते हैं शुरू। तो ये देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम जो एग्जैक्टली किसकी तरह काम करेगा? ग्लैंड्स की तरह। किसकी तरह बेटा काम करेगा? ग्लैंड्स की तरह। ठीक है। अब आप जब ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक्सप्लेन करने लगते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स को बेटा थोड़ा स्ट्रेस आउट करते हैं, यानी किसी किसी मुद्दे पे, किसी किसी बात पे आप थोड़ा सा फोकस डालते हैं। तो हमें उस फोकस पे ज़रा फोकस करना है कि क्या है। हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे, तो आपकी क्लासिफिकेशन अलग अलग मायनों में हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन टाइप 1, ऑन बेसिस ऑफ हाउ secretions are done, किस तरीके से सिक्रीशन करी जाती है, डक्ट के साथ या फिर डक्टलेस, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी बेटा सिक्रीशंस कैसे होती है, इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड,
कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं जिसकी मदद से पूरा काम संपूर्ण रूप से होगा? सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल है? तीसरा, मेथड ऑफ सिक्रीशन। ये क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे डक्टलेस को समझाते समझाते हम यहाँ पे 3 चीज़ें समझा डालते हैं: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। ये 3 चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देते हैं। ठीक, नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व के हिसाब से बेटा हम लोग यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर क्लियर करते हैं, और मेथड ऑफ सिक्रीशन में बेटा हम 3 पोर्शंस ले जाते हैं: एपोक्राइन, मीरोक्राइन एंड होलोक्राइन। यानी फिर वो हम 3 मेथड ऑफ देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 मेथड है। ग्लैंडुलर वाले पोर्शन में बेटा आपको ये तीनों कहानी को स्टडी करना है, क्लियर आउट करना है। तो आओ एक एक करके देखते हैं। ग्लैंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने पास पहली टाइप की सिक्रेशन डक्ट के साथ या विदाउट डक्ट, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। जैसी बात है डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बेटा सिक्रेशन को हम लोग क्या टर्म करते हैं? हार्मोन्स। ये बात समझना जरूरी है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो विदाउट डक्ट रिलीज होते हैं। तो जो एक ग्लैंड है आपके पास, समझ लो ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड के आसपास ब्लड होगा तो डायरेक्टली ब्लड में डाल देगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा तो डायरेक्टली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देगा। यानी ग्लैंड ब्लड के आस मतलब इस तरीके से कि वो डायरेक्ट ब्लड में डाल सकता है, ठीक है, नहीं तो वो टिश्यू फ्लूइड में डाल देता है। यानी दे हार्मोन्स एंटर द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे एंड नहीं और आना चाहिए, ठीक है, ओके, विदाउट फ्लोइंग थ्रू एंड डक्ट। अभी आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ है, तो ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ के हटे हो ना बेटा, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड है, तो वो आप बता सकते हैं। क्लियर है, ओके। फंक्शन बेटा हार्मोन्स हैं तो आपकी पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज वो करेंगी। पॉइंटर्स याद रखना, हेल्प टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स होम्योस्टेसिस बनाए रखने में मदद करते हैं, बॉडी प्रॉपर तरीके से चलती रहे, बॉडी के अंदर हर एक चीज़ बैलेंस्ड वे में चलती रहे। तो ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बेटा ये काम किसका है? हार्मोन्स का काम है, और ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए क्या कहा जाता है? कहते हैं कि इनके पास डक्ट होगी तो डक्ट विद डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं, ओके। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इनके लिए, देखो हार्मोन्स तो यूज नहीं किया ना, इसके सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आपके पास मेनली एंजाइम्स होते हैं, ठीक बच्चे, मेनली, बट एंजाइम के अलावा बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट मेनली एंजाइम्स होते हैं। तो अगर मैं सारे जितने भी हमारे पास एक्सोक्राइन है उनको अगर देखना शुरू करूँ तो स्वेट ग्लैंड्स, ईयरवैक्स, ओके, हमारे कानों से मैल निकलती है, ऑयल ग्लैंड्स, ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड सारे के सारे, ओके, पेंक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं वो हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, राइट। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है बेटा, जियो सिम। याद रखना यहाँ पे जे नहीं है, जीई है। जी से गैस्ट्रिक, ई से ईयरवैक्स, ओ से ऑयल, एस से सलाइवरी एंड स्वेट, आई से इंटेस्टाइनल एंड एम से आपके पास क्या बन जाता है? मेमोरी ग्लैंड्स। बेटा ये जो पुत्र ग्लैंड्स हैं ये सारे के सारे आपके पास ये लिखे हैं, ये आपके पास एक्सोक्राइन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इन सब की सिक्रीशन एक्सोक्राइन मैनर से होती है। क्लियर, गुड। तो हम ये वाला पोर्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन बनती है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व थे। जब आपके पास सिक्रीशन हो रही है ना तो बेटा सिक्रीशन कितने सेल्स कर रहे हैं। जब हम ग्लैंड के तरीके से देखते हैं तो आप अक्सर हमें समझ आता है कि वो बहुत सारे सेल्स का बना होगा, राइट। लेकिन एग्जाम्पल के नाम पे बेटा आप लोग यहाँ पे गॉबलेट सेल्स का नाम देखें। कौन से सेल्स?
गॉबलेट सेल्स देखें। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो गॉबलेट सेल्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में है और एक अकेला मॉडिफिकेशन है वो, मतलब एक कॉलमनर सेल मॉडिफाई हो गया और गॉबलेट सेल बना दिया। यानी अगर हम यहाँ पे आपको बात कहें कि इस तरीके से हमारे पास एक कॉलमनर सेल था, आपको बताया था ना कॉलमनर सेल की सिक्रीशन में SGPC को जैसे करके बताया था। तो यहाँ पे जो G था वो ग्लैंडुलर था, हमने मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर सेल में भी देखी। तो कॉलमनर सेल क्या करता है, अपने अंदर इस तरीके से कैविटी से बनवा लेता है और इस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म में रहता है और यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से स्टोर रहने लगती हैं। तो देखिए ना बेटा, अकेला एक सेल है जो रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीशन के लिए, इसको आप गॉबलेट सेल बोलते हैं। गॉबलेट सेल की जगह इसको म्यूकस नेक सेल्स भी बोल सकते हो। NCERT इनको म्यूकस नेक सेल्स या गॉबलेट सेल्स अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड यूज करती है, कोई टेंशन नहीं पड़े। गॉबलेट सेल्स क्लियर, यूनिसेल्युलर क्लियर। अब आप मल्टी सेल्युलर को देखने की कोशिश कीजिए। ये बेटा एक स्किन सरफेस है, जानबूझ के स्किन सरफेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। स्किन सरफेस पे एक छोटा सा पोर है, क्या है, एक छोटा सा पोर छेद। इस पोर के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये पोर इस तरीके से जाएगा और पोर के ना लोअर एंड पे आपको इस तरीके से एक चीज मिलेगी, पाउच सा मिलेगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, देखते रहिएगा बेटा, कुछ नई बात सीखने जा रहे हैं आप। जो हम बना रहे हैं अभी, ये सारे के सारे सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं बेटा, ये सेल्स में अगर आप फोकस करेंगे तो मैं जानबूझ के ऑरेंज से बनाया, मालूम क्या, कि ये जो सब सेल्स होते हैं ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट मिलके एक ग्लैंड बनता है। दैट मीन्स एक ग्लैंड में खूब सारे सेल्स इन्वॉल्व है, इजंट इट। तो कंडीशन क्या होती है, ये अपना जितना भी सिक्रीशंस होता है उन सिक्रीशंस को यहाँ पे इस पाउच के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। सिक्रीशंस को इकट्ठा करने के बाद फिर ये सिक्रीशंस इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलती हैं और बॉडी में फैल सकती है। क्लियर। अब एक बात देखिएगा, स्किन का सरफेस ऐसा था, मान लिए जब ये ट्यूब नीचे जाएगा तो ये ट्यूब एक लंबा सा ट्यूब जैसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है फूल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ओके, जब ये ट्यूब स्किन के सरफेस पे, मैं जानबूझ के स्किन का एग्जांपल ले रहा हूँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, नीचे जाएगा तो इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग भी तो मिल सकती है। समझ पा रहे हैं? यानी मल्टी सेल्यूलर है, ये कंसेप्ट समझ आता है। एक स्टेप मल्टी सेल्यूलर के बाद आगे इसके अंदर जाके जो नीचे सिक्रीटरी पोर्शन है ये अलग अलग शेप भी तो ले सकते हैं बेटा, समझ पा रहे हैं? कभी ब्रांचिंग, कभी अनब्रांचिंग, ये सब। तो यहाँ से आप एक क्लासिफिकेशन देखिए। जब आप मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड देखते हैं तो वो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड की सबसे पहले जो उनकी डक्ट्स होंगी वो ब्रांच्ड होंगी या अनब्रांच्ड। तब उनकी यहाँ पे डक्ट देखिए, इन दोनों केसेस के अंदर अनब्रांच्ड है और यहाँ पे उसकी जो डक्ट है वो किस तरीके से ब्रांच्ड है। इतना अपने को हुआ, अनब्रांच्ड ब्रांच क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब देखिए, अब जो शेप ऑफ सिक्रीटरी पोर्शन, अब जो सिक्रीटरी पोर्शन होगा वो ट्यूबुलर हो सकता है, वो अकाइनर हो सकता है या ट्यूबुलर अकाइनर हो सकता है। क्या मतलब है इन तीनों चीज का बेटा? ये जो शेप आप यहाँ देखते हैं इसको अकाइनर शेप बोल सकते हैं, इसको सेक्युलर बोल सकते हैं, इसको एल्वियोलर शेप बोल सकते हैं। इस शेप को आप ट्यूबुलर नाम देते हैं। ठीक, दो शेप्स तो मालूम लग गई। यहाँ पे ब्रांच्ड है लेकिन ट्यूबुलर शेप है। अब तीसरा शेप अगर हम तुम्हें दिखाए हैं तो इस तीसरे शेप को देखिए जरा। शेप देखने में इस तरह के ट्यूब जैसा लेकिन थोड़ा सा फूलने लगता है। देखिए, ये ट्यूबुलर और ट्यूबुलो, ये जो अकाइनर है इन दोनों के बीच का है। ये इसके जैसे थोड़ा बहुत फूलना भी चाह रहा है, इसकी तरह वो एकदम लंबा भी है और पतला भी है। यानी इस शेप को ट्यूब्यूलो एल्वियोलर या फिर
ट्यूब्यूलो अकाइनर भी आप कह सकते हैं। बोली बात क्लियर हुई? यानी शेप के अकॉर्डिंग भी हमने इस हिसाब से बांट दिया। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, अकाइनर, ब्रांच्ड, फिर ये कॉइल्ड ट्यूबुलर, ये नॉर्मली इस तरीके से शेप्स बनते हुए आपको दिखाई दे रही। ये आपके पास अलग अलग शेप्स हैं और इस हिसाब से इन सब की क्लासिफिकेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। क्या इनको याद करना है? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी दो बातें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं जो हम समझाना चाह रहे थे, एंड आई बिलीव आप समझ भी पाए। ठीक बेटा, तीसरा कैटेगराइजेशन जरा इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइजेशन में फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, ये तीन वर्ड्स को फोकस किया गया है। मुद्दे की बात क्या है कि सिक्रीशन जो होती है वो रिलीज कैसे होती है, इस बात को आप समझिएगा। अगर कोई हार्मोन बन रहा है, चाहे एक्सोक्राइन है चाहे एंडोक्राइन है, फर्क नहीं पड़ता, वो हार्मोन जो है बेटा वो सेल के अंदर ही तो बनता है। अब हार्मोन बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं एक तरीके से, मान लीजिए हार्मोन, आप पेप्टाइड हार्मोन बना रहे हैं या मान लीजिए कोई स्टेरॉइड हार्मोन बना रहे हैं, कुछ भी चीज होगी, बनेगा तो सेल के अंदर ही ना बेटा। फिर उसके बाद सेल उसको बाहर सिक्रीट करेगा। डक्ट के साथ कर दे तो एंडोक्राइन, डक्ट के बिना बाहर सिक्रीट करते तो एक्सोक्राइन। इतना सिंपल हम समझते हैं। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि जो सिक्रीशन हो रहा है वो सेल बना रहा है, इजंट इट? इतना आप समझ पा रहे? तो अब क्या कंडीशन होती है कि जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जब ये सिक्रीशन बाहर करते हैं, उस डक्ट के अंदर सिक्रीशन करते हैं, तो कैसे करते हैं? कैसे सिक्रीशन करते हैं? आप यहाँ पे एक्सोक्राइन पे फोकस नहीं कीजिए, आप ये फोकस कीजिए कि जो ग्लैंड्स बाहर सिक्रीशन करते हैं वो किस कदर करते हैं। पहला सिक्रीशन कहते हैं मीरोक्राइन। क्या कहते हैं? मीरोक्राइन। दूसरे को कहते हैं एपोक्राइन, तीसरे को कहते हैं होलोक्राइन। यहाँ पे फोकस करने वाला वर्ड है क्राइन, और क्राइन का मतलब क्राइनी, क्राइनी का मतलब सिक्रीशन। तो अब देखिए, अगर आप समझ लें मीरोक्राइन, तो मीरोक्राइन कंडीशन में क्या हुआ? एक सेल था, उस सेल ने सिक्रीशन बनाया, सिक्रीशन बनाने के बाद उस सिक्रीशन को इस तरीके से पाउचेस में, वेसिकल्स में इकट्ठा कर दिया। फिर अब इन वेसिकल्स को बाहर निकालना है तो सेल क्या करेगा? इस तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो ये वेसिकल होगा इस मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और अपना सिक्रीशन बाहर इस तरीके से डाल देगा। यानी प्रोसेस किया एक्सोसाइटोसिस का और मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रीशन को कर दिया बाहर। इस वाले प्रोसेस को बेटा हम लोग टर्म करते हैं मीरोक्राइन। दूसरा एपोक्राइन। ये सेल जो है, ये सेल क्या करता है? इस तरीके से सेल है हमारे पास, वो अपना सिक्रीशन सेल के एक हिस्से के कोने कोने, ऊपर ऊपर वाले एरिया के अंदर एक्यूमुलेट करता है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि सेल का जो ये एरिया जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था वो एरिया टूट जाता है, और टूटने के बाद जो सिक्रीशन सब होता है वो सेल के बाहर इस तरीके से फैल जाता है। यानी सिक्रीशन सेल से बाहर निकल चुका है। बट हमें एक बात मालूम लगती है, इस हिस्से में सेल में डैमेज तो हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं? इस हिस्से को रिपेयर कर डालते हैं, और रिपेयर कर डालने के बाद हमारा जो सेल ओरिजिनल था वैसा का वैसा हो चुका है। इस कंडीशन को हम लोग टर्म करते हैं एपोक्राइन। और अगर आप वर्ड देखें एपो, एपो का मतलब होता है विदाउट, यस। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेल इज विदाउट अ पार्ट ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन, टूट गया पार्ट। ठीक, नेक्स्ट है होलोक्राइन। बेटा होलो का मतलब होल। तो कंडीशन क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर है एक पर्टिकुलर सेल, सेल ये है, और सेल क्या करता है? इधर अपने अंदर ये सिक्रीशन को कर लेता है एक्यूमुलेट। पूरे सेल में इस तरीके से सिक्रीशन एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। और अब क्या होता है? इसके बाद हम कहते हैं कंप्लीट सेल बर्स्ट्स। पूरा का पूरा सेल फट जाता है, और उसके बाद सेल के तो ऐसे ऐसे टुकड़े हुए, बट जो सिक्रीशंस हैं वो इस तरीके से बाहर सिक्रीट कर दी गई, यानी सिक्रीशंस को निकाल दिया गया। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होलोक्राइन। अब आपको ये बात समझ आई? होलोक्राइन सिक्रीशंस बेटा ऑयल ग्लैंड्स में होती है। एपोक्राइन सिक्रीशन आपके पास मेमरी ग्लैंड्स, और ये वाला सिक्रीशन आपको मिलता है स्वेट ग्लैंड्स। यानी ये तीन किस्म के सिक्रीशन आप देखें।
हम यहाँ पे सिक्रीशंस की बात करते हैं तो होलोक्राइन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस मतलब ऑयल ग्लैंड। मीरोक्राइन आपको पास कहाँ मिल सकती है? सलाइवरी ग्लैंड्स में मिल सकती है, पेनक्रियाज में भी ऐसी होती है। एपोक्राइन अपने पास मेमरी ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन ऑफ मिल्क होती है उस तरीके से होती है। आपको सिक्रीशन के 3 बैनर्स, 3 तरीके पता लग गए। यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा बेटा मेजर, लेकिन ये जो 3 डायग्राम्स मैंने लिखवाए हैं, ये बनवाए हैं आपको, ये तीनों डायग्राम्स आपके पास अच्छे बढ़िया तरीके से बने होने चाहिए। तो यहाँ तक हम जो है ये जो पूरा का पूरा ग्लैंडुलर वाला हिस्सा है इसको भी फिनिश ऑफ कर चुके हैं। तो इफेक्टिवली अब आपका एपिथेलियल वाला सेक्शन एनसीईआरटी से फिनिश। अगर आप एनसीईआरटी ऑब्जर्व करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार आइए देख ही लेते हैं। कहाँ गया हमारा चैप्टर? एनाटॉमी से नीचे था। तो एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं, ये सीलिया वगैरह, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड, कॉलमनर, हमें सब आता है। ये स्ट्रक्चर्स हमें पूरे के पूरे क्लियर हैं। कंपाउंड एपिथेलियम हमें अच्छे से क्लियर है, जंक्शंस हमें अच्छे से क्लियर है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एनसीईआरटी ने सब कुछ काफी मिक्सअप सा दे दिया था बेटा। ये पोर्शन हमारा सब एपिथेलियल टिश्यू का क्लियर है। अब हमें एपिथेलियल टिश्यू के बाद नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी करना है। कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज को स्टडी करना है। और मैं आपको याद दिला दूं, आपको बोन और ब्लड करा दिया गया। फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, मस्कुलर टिश्यूज, ये टाइप ऑफ मसल्स और ये सब चीजें बेटा ये हम नहीं कराएंगे क्योंकि ऑलरेडी करा चुके हैं। और नर्वस टिश्यू पूरा किस किस चीज का बना है ये भी हम करा चुके हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने पैराग्राफ दिया था, ये उसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको स्मूथ मसल, कार्डियक मसल बोले तो मैं नहीं आता है क्या? आता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और यानी अब एक लेक्चर पेंडिंग है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम ये वाले पोर्शंस को अच्छे से समझेंगे और हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को और उसकी डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे। और उसके साथ साथ ये चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल भी फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। लगे रहो, पढ़ते रहो।